डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ MCQs सॉल्व करेंगे और इस सिलसिले में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला MCQ, दैट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनोनिम, होमोनिम, नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। सो दिस इज नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन में हम सिंपलर टेबल्स और स्टेबल किस्म के डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं टेबल का। राइट, सेकंड वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉर्मलाइजेशन? इट प्रोड्यूसेस अ स्टेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा। फर्स्ट वन इज ट्रू। हम इसमें एक स्टेबल सेट ऑफ रिलेशंस चाह रहे होते हैं और फर्दर रिलेशंस को मजीद स्टेबल बना रहे होते हैं। एंड इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशंस। अगेन ये वही बात कर रहा है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो ए और बी दोनों क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर। इट मेक्स द रिलेशन मोर कॉम्प्लेक्स, नॉट एज सच। रिलेशंस को कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि सिंपलर बना रहा होता है, तो ये सी रॉन्ग है। तो ये डी हमारे पास ज़्यादा सूटेबल है, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है और जबकि फर्स्ट वन में हमारे पास ये ऑप्शन थी। थर्ड वन, विच हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन? पीटर चेन, बैचमैन, डॉक्टर कॉड और बॉयस। सो हियर इज योर सी। ओके, पीटर चेन ने हमारे ERD पर काम किया था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पर पीटर चेन ने, जबकि डॉक्टर कॉड का नाम आता है नॉर्मलाइजेशन के हवाले से, जो कि नॉर्मल फॉर्म्स। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकर्स व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम इंफॉर्मेशन? कौन सी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं जब हम दो डिफरेंट नेम्स यूज़ कर रहे होते हैं सेम इंफॉर्मेशन के लिए? फॉर एग्जांपल, आप जो प्राइमरी की फॉरेन की बनाते हैं, सेम एट्रीब्यूट ही होता है दोनों एंड पर, उनका एक नाम होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी सिनोनिम प्रॉब्लम होती है। आपने उन दोनों के प्राइमरी की और फॉरेन की डिफरेंट नेम्स रखे होते हैं, तो ये सिनोनिम प्रॉब्लम में आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी, इसको हम ओके कर देते हैं। फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकर when same name is used for two different attributes? कौन सी प्रॉब्लम अकर होती हैं जब हम सेम नेम यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए? फॉर एग्जांपल, होमोनिम्स में ऐसा होता है अक्सर कि आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी नेम आपका एक कस्टमर कंपनी है या आपकी एक सप्लायर कंपनी है, ठीक है। दोनों कंपनी नेम्स, दोनों के आप अगर एट्रीब्यूट नेम आपने कंपनी नेम रख दिया तो वो हालांकि डिफरेंट नेम्स हैं, आप एक का नाम रखेंगे कस्टमर कंपनी जबकि दूसरी का सप्लायर कंपनी। तो अगर सेम नाम रखा हुआ है तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कहलाती है होमोनिम। तो यहाँ होमोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे देख लें और बाकी भी है सिनोनिम, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो वो क्लिक नहीं कर रहा है सच। सिक्स वन, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग द सेम नेम आर रेफर टू। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दो डिफरेंट टेबल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लिक करेगा बी, होमोनिम। अगेन सेम प्रॉब्लम, ये उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकर व्हेन सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टू डिफरेंट वेज? सेम इंफॉर्मेशन अगर है तो यकीनन फिर इसकी सिनोनिम प्रॉब्लम है और उसके आप डिफरेंट नाम यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिनोनिम आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेट अनोमली? अच्छा देखें, अपडेट अनोमली आपकी जनरली हम अनोमलीज को अपडेट अनोमली कह देते हैं। जितनी भी हमारे पास जितनी भी किस्म की अनोमलीज हैं, इंसर्शन है, डिलीशन है, मॉडिफिकेशन, ये तीनों ही इनफैक्ट अपडेट अनोमलीज कहला रही होती हैं। तो इनमें से यहाँ पर जो हमें क्लिक करेगा वो डी ऑप्शन जो है वो बेहतर है। राइट, नेक्स्ट वन, एन अनोमली इज एन इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ द डेटाबेस। ए पार्ट तो ठीक बात कर रहा है कि अनोमली जो है वो इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट स्टेट होती है डेटाबेस। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट डेटा वैल्यू। नो, नॉट एज सच, क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाटा वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, डाटा कोई बात नहीं है। एरर इन द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, एरर इन द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, नॉट एज सच। जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो हमारे पास ए ऑप्शन है, इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ द डेटाबेस। तो 9 के लिए हम ए को क्लिक कर सकते हैं।
The update anomalies occur when the insertion operation on database is performed, deletion operation on database is performed, or modification operation on database. All of these अभी हम बात की हमने कि इन सब anomalies को हम update anomalies कहते हैं. तो all of these options are right. How many types of update anomalies are? अभी हमने देखा कि 3 तरह की update anomalies होती हैं. यहाँ पर 3 जो है वो ज़्यादा suitable. Next 12. A relation is in a specific normal form if it satisfies the set of rules of DBMS, rules of data model, properties of relation, or the requirements or constraints for that relation. यहाँ पर ज़्यादा suitable हमारे पास है requirements और constraints. क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी आप एक नई normal form पर जा रहे होते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड या थर्ड से फोर्थ, तो वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ रूल, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, तो उनको आपको मीट करना ज़रूरी होता है. तो ये आई थिंक ज़्यादा अच्छे तरीके से निशानदेही कर रहा है डी पार्ट में. 13. फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रोज ऑफ रिलेशंस, एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशनशिप ऑफ रिलेशंस और ऑल ऑफ दीज. यस, फंक्शनल डिपेंडेंसी इनफैक्ट आपने देखा कि एट्रीब्यूट्स के दरमियान होता है, रिलेशनशिप ही है इनफैक्ट, लेकिन एट्रीब्यूट्स के दरमियान है. तो एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जांपल कोई से भी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनमें से एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा होता है, तो एक उसमें से फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाता है जबकि दूसरा डिटरमिनेंट कहलाता है. राइट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स एनी रिपीटिंग ग्रुप फ्रॉम द रिलेशन इज रिमूव्ड. कौन सी नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप को हम एलिमिनेट करते हैं? तो वो है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप को हम करते हैं. 15. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑफ द रिलेशन इज रिमूव्ड. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं. राइट. नेक्स्ट इज यूज 16. A relation is in second normal form if and only if it is in first normal form and all the non-key attributes are fully functionally dependent on the key attribute. Yes, ये क्लिक कर रही है ये डेफिनेशन. सेकंड को भी पढ़ लेते हैं. बी, इट इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड नॉट ट्रांजिटिव. ये रॉन्ग है. सी भी देखते हैं. इट इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी एट्रीब्यूट इज सिंगल वैल्यूड फॉर ईच टपल. नो, ऑल ऑफ दिस. तो ज़्यादा जो हमें क्लिक कर रही है वो ए डेफिनेशन है, क्योंकि एक तो ये कि रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो इस पर, आपकी प्राइमरी की पर या की एट्रीब्यूट पर. ठीक है, तो इट मीन्स आपका ए जो है वो ज़्यादा सूटेबल है. राइट. अच्छा, जो अगर आपको इस पर मुनासिब लगे ना, आपने रीड सारे करने हैं, क्योंकि एंड पे समटाइम्स वो कंबाइन करके लिखी होती हैं ऑप्शंस, एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होती हैं. तो आपने अगर एक क्लिक कर भी रही है ना पहली वाली ऑप्शन, तो उसके बावजूद आप आगे भी इसको स्टडी करें. 17. If a relation is in first normal form and the key consists of a single attribute, then the relationship is automatically in. देखिए वो कह रहा है कि रिलेशनशिप आपका रिलेशन ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. ठीक है, और जो की है, की से मुराद जो आपकी प्राइमरी की है, दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट. अगर वो एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है जस्ट, यानी कॉम्पोजिट नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो आपका टेबल ऑलरेडी किस फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है. ठीक है, तो अच्छा जी, सेकंड तो क्लिक कर रहा है. यहाँ पे क्या कर रहा है, सी में क्या कर रहा है, बोथ ए एंड बी. नो, 3NF तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो जस्ट बी है हमारे पास. और इसी तरह से याद रखें कि अगर आपके पास टेबल ऑलरेडी हो जनाब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, और इसी तरह से सिंगल एट्रीब्यूट का एक सिनेरियो कि भैया आपके पास जो एक नॉन की एट्रीब्यूट में अगर सिंगल एट्रीब्यूट पाया जाता है जस्ट, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका टेबल थर्ड नॉन फॉर्म में, तो वो भी इसी तरह का एक सिनोनिमस केस है. एनीवेज देखते हैं जी नेक्स्ट 18. A functional dependency between two or more non-key attributes in a relation is called. यहाँ ये बात कर रहा है नॉन की एट्रीब्यूट्स की, कि एक से ज़ायद नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ठीक है, जिसे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक कर रहे होते हैं. राइट. 19.
If the value of non-key attributes can be obtained simply by knowing the values of another non-key attribute, अगर आपको एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट से, ठीक है, तो आपका टेबल कौन सी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, वो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ये भी अगेन वही बात कर रहा है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ही बात कर रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म? इफ अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, then a relation will be in third normal form। अगर आपका टेबल ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में और कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो राइट, ये डेफिनेशन में क्लिक कर रही है, ठीक है जी, फिलहाल तो क्लिक कर रही है, लेकिन हम देख लेते हैं आगे, बी को भी स्टडी कर लेते हैं। रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की मस्ट नॉट, यस अदर नॉन, राइट, ये भी क्लिक कर रही है हमारे पास, ठीक है। A relation will be in third normal form if all the non-key attributes are fully functionally dependent on the key attributes। यहाँ ये key attributes का जिक्र कर रहा है, जबकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम key attributes को नहीं देखते, जस्ट नॉन की attributes के ही आपस में रिलेशनशिप्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी में एक जैसी बात ही कर रहा है, तो बोथ ए एंड बी हमारे पास ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वैसे दोनों ए और बी दोनों हैं, लेकिन यहाँ डी में वो दोनों की बात कर रहे हैं, तो 20 का डी जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। नेक्स्ट, इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं, ठीक होगी बात। In third normal form, a non-key attribute must not depend on, एक नॉन की एट्रीब्यूट को किस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो ये हमें नॉन की एट्रीब्यूट पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, राइट। हु प्रपोज द BCNF? BCNF किसने प्रपोज किया था? तो बी से जाहिर है कि बॉयज कॉड, ठीक है, अगर आप इसे प्रोनाउंस करें दिस इज बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, तो यानी बॉयज और कॉड दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया था, तो यहाँ पर जो ज्यादा सुटेबल है वो डी है, राइट। ए एंड बी अलग से तो है ही, ठीक है, लेकिन डी इज मोर सुटेबल। 24, द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स नेम, फोन ऑन रोल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, रोल नंबर से हम अगर फाइंड कर रहे हैं नेम एंड फोन, देन द डिटर्मिनेंट विल बी, तो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली आपका क्या होगा? रोल नंबर होगा, दैट इज डी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट योर 25, इसमें से हमारे पास कौन सा ट्रू है 25 में से? A relation is said to be in first normal form if and only if all the non-key attributes are fully functionally dependent on the key attribute। No, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप्स की बात होती है, जब ये कुछ और फंक्शनल डिपेंडेंसी का जिक्र करो। डी, इन BCNF एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी कैंडिडेट की, यस, BCNF में हर डिटर्मिनेंट को कैंडिडेट की होना चाहिए, फिलहाल बी है हमारे पास। सी भी देख लेते हैं। इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आर रिमूव्ड? नो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम रिमूव कर रहे होते हैं। डी, इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, सॉरी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ना, जो सी है, इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं बल्कि मल्टी जो है, हाँ ठीक है, आप उसको उधर से थर्ड नॉर्मल फॉर्म कर दें या उधर से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आप कर दें तो वो ठीक है, तो थर्ड नॉर्मल, ठीक है, तो सी भी आपका रॉन्ग है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपको पता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का हम जिक्र कर रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे 3NF हो जाता है, दैट वाज आल्सो फाइन। डी देख लें, इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आर रिमूव्ड? नो, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम रिमूव करते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, फिफ्थ में नहीं करते, राइट। तो हमारे पास जस्ट एक ही दुरुस्त है, दैट इज BC, ये वाला बी, BCNF, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज योर 26, if a relation has only one candidate key then, अगर एक रिलेशन में, एक टेबल में एक ही कैंडिडेट की है, तो फिर कौन से दो नॉर्मल फॉर्म बराबर कहलाएंगी? सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म? नो, ये पहला तो रॉन्ग है। सेकंड बी, द थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF आर इक्विवेलेंट, यस। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद हम देखते हैं कि BCNF के लिए कि क्या उसमें जो है कितनी कैंडिडेट कीज हैं और सारी डिटर्मिनेंट हैं,
यानी अगर एक ही कैंडिडेट की है आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो वो BCNF ही कहलाएगी, ठीक है। तो बी तो क्लिक कर रहा है। सी में कह रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इक्विवेलेंट, नो ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जस्ट एक ही क्लिक हो रहा है, दैट इज बी कि 3NF और BCNF, ठीक हो गया, राइट। 27 जरा हम एक्सप्लोर करते हैं। हाँ 27 में कह रहा है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट व्हेन देयर आर एट लीस्ट, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तब पाई जाएगी जब कम से कम हमारे पास वन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, 2 attributes in a relation, 3 attributes in a relation और 4 attributes in a relation. Yes, there are 3 attributes in a relation. अगर आपके टेबल में कम से कम 3 attributes हों तो फिर चांस होता है कि शायद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर सी है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जब हम कर रहे थे तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, राइट। अ रिलेशन नेक्स्ट 28 है, रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म if and only if every attribute is single valued for each tuple, if and only if all the non-key attributes are fully functionally dependent on the key attribute, no. If and only if it has no multi-value dependence, yes. अगर आपके टेबल में कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो टेबल है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। और डी में कह रहा है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, जस्ट एक सी ही क्लिक कर रहा है क्योंकि इसमें ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जिक्र कर रहा है और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से ही ताल्लुक, राइट। तो हमारे पास सी क्लिक हो गया। रिलेशन इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म वैसे अभी तक आपने स्टडी नहीं की। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास जॉइंट डिपेंडेंसी को देख रहे होते हैं। इनफैक्ट जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है, देखें ये तो अब आपको पता है कि जब हम टेबल्स को स्प्लिट कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इनको जब हम रीजॉइन करें, ठीक है, अगर हम रीजॉइन करें तो वही ओरिजिनल टेबल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है जब आपने डिवाइड तो कर दिया लेकिन जब आपने रीजॉइन करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू दोनों को मिला के जब रीजॉइन करेंगे तो कुछ अजाफी टपल्स भी आ जाते हैं। वो ओरिजिनल टेबल तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन कुछ अजाफी टपल्स भी आ जाते हैं। आपको पता है जब दो टपल्स आपस में इन दोनों का जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस आप कार्टियन प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूँ, कार्टियन प्रोडक्ट में क्या होता है, आप सपोज एक टेबल में आपके पास 3 रोज हैं, दूसरी टेबल में 2 रोज हैं, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 3 2 6, तो टोटल जो उनकी रोज बनेगी ज्वाइन होकर वो 6 बनेगी। तो इस तरह से वो मल्टीप्लाई कर देता है और जब वो मल्टीप्लाई करेगा कार्टियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारी आपके पास टपल्स आ जाएंगे, रोज आ जाएंगी जो कि ओरिजिनल टेबल में थी ही नहीं, ठीक है। यानी डिवाइड करने के बाद अगर आप इस तरह से उनका कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं कि वो आपके पास कोई अजाफी टपल्स भी आ रहे हैं तो फिर वो ओरिजिनल टेबल तो नहीं बन रहेगा ना, यानी ओरिजिनल टेबल के अंदर मजीद कुछ और रोज भी ऐड हो जाएंगी जो कि यूजलेस होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेबल्स हैं वो जो स्प्लिट होकर आए हैं वो उनमें जॉइंट डिपेंडेंसी पाई जाती है, अगर ऐसी बात है, ठीक है। और अगर स्प्लिट और अगर वो रीजॉइन करके ओरिजिनल टेबल आ रहा है एग्जैक्ट, ना कम ना ज्यादा, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारा टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इट मीन्स तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन बच्चे क्या है कि इफ अ टेबल डज नॉट हैव जॉइंट डिपेंडेंसी, तो कि हमारा डी ऑप्शन जो है क्लिक कर रही है। आई होप कि थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आपको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का, अभी तक बात तो नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 30, हु प्रपोज द डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म जस्ट एमसीक्यूज के हद तक आप याद रखें, ऐसा आपके कोर्स में तो नहीं है। तो ये किसने प्रपोज की थी, ये फैगिन ने प्रपोज की थी, फैगिन, ठीक है। उसके बाद 31, विच ऑफ द नॉर्मल फॉर्म इन्वॉल्व द जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी कौन सी वाली उसमें नॉर्मल फॉर्म में होती है, दैट इज योर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। अभी हमने देखा कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो इट मीन्स आपका टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो बी हमारे पास यहाँ ज़्यादा सूटेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन की कॉन्स्ट्रेंट। तो ये है जनाब डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। इसमें आप हमारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स का जिक्र होता है, जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट, ठीक है। फिलहाल ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे।
नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म और डोमेन की नॉर्मल फॉर्म पे भी कुछ थोड़ी सी बात कर लूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक लेक्चर में दोनों को हम एंटरटेन कर लें। राइट, यहाँ पर फिलहाल क्विट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।